नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले वॉर जोन की बड़ी खबरों के साथ पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस के फाइटर जेट पर यूक्रेन का हमला हुआ है। जी हां, फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने सुखोई 25 को निशाना बनाया है। और इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। निशाने पर F-16 के डिप्लॉयमेंट वाले एयरबेस हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की आशंका। इस वक्त की तीसरी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, रूसी हेलीकॉप्टर का विनाशक एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान टेंशन पर अमेरिका का दावा। हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहती है IDF। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी। एक और बड़ी खबर, इजरायली सीमा पर दिखा हिजबुल्लाह का ड्रोन। IDF के गोलानी ब्रिगेड पर हमले की आशंका। ड्रोन ने IDF की जासूसी की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के एतरौन इलाके में IDF का अटैक। IDF के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों से किया हमला। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। एक और बड़ी खबर, पूर्वी गाजा में IDF की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। गाजा का शुजाया शहर हमले में तबाह। शुजाया में हुए हवाई हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। IDF हमले के बाद शुजाया इलाके से पलायन शुरू हो चुका है। इस वक्त की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हवाई हमला। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट ने स्ट्राइक किए। रूसी इलाकों पर 250 हैमर एरियल बम से अटैक। हमले में रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को नुकसान। इस वक्त की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला। ड्रोन से ऑयल डिपो को बनाया निशाना। ड्रोन हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग। और आज की 10वीं वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, ब्लैक सी में अमेरिका रूस में तनाव। रूस का अमेरिकी ड्रोन पर हमले का आदेश। कल ब्लैक सी में दिखा अमेरिकी ड्रोन। जी हां, मध्य पूर्व जो है वो सुलग रहा है और मध्य पूर्व में जंग का सबसे नया चरण शुरू होता है होने जा रहा है। दुनिया के 2 फ्रंट पर महाविनाशक युद्ध जारी है। जी हां, रूस लगातार एक तरफ यूक्रेन में तबाही बरसा रहा है, तो जवाब यूक्रेन की तरफ से भी लगातार आ रहा है। इस बीच खबरें आई है कि ज़ैपोरिज़िया से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उधर गाजा में हमास के सफाई के लिए इजराइल का ऑपरेशन जारी है, एक और युद्ध का मोर्चा। तो अब लेबनान में भी बड़े हमले का प्लान तैयार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल लेबनान में जंग की आशंका बढ़ गई है। लेबनान में जल्द हमला कर सकता है इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों को हमले की आशंका है। अमेरिका ने इजराइल लेबनान के पास सेना भेजी है। अमेरिका की अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी भी सामने आई है। जी हां, मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो चुकी है और आगे क्या महाविध्वंस होगा, बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते हैं। देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह बात सामने आई कि लेबनान पर जल्द हमला करेगा इजराइल। इसलिए इजराइल जमीनी हवाई हमले की तैयारी भी कर रहा है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। इजराइल लेबनान सीमा के पास समुद्री बेड़ा भेजा गया। भूमध्य सागर में और तैनाती बढ़ाने का प्लान अमेरिका का है।
यूएसएस ओक हिल समेत एक और जहाज भेजने की तैयारी है। अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को निकालने की भी तैयारी है जो लेबनान में रहते हैं। तो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेबनान की जंग गाजा से भी भीषण होने वाली है। 9 देशों ने अपने अपने नागरिकों को लेबनान से तुरंत लेबनान छोड़ने की चेतावनी दे दी है। Our war is against Hamas, against Hezbollah and their backers. जिस खतरे का अंदेशा बीते 3 हफ्ते से जताया जा रहा था, वो पूरे अरब पर मंडराने लगा है। जिस युद्ध की आशंका से अमेरिका चिंतित था, वो वास्तविकता बन चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को मिटाने की शपथ उठा ली है। लेबनान बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा आईडीएफ के सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। 8 देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। बेरूत का रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने वाला है। इस युद्ध की वजह है इजराइल पर हो रहे हमले और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजराइल के पलटवार। छब्बीस जून की शाम को हिजबुल्लाह ने इजराइल के मैतुला पर 4 एंटी टैंक मिसाइल हमले किए। हिजबुल्लाह रॉकेट फोर्सेस ने दावा किया कि हमले इजरायली सेना की चौकियों पर किए गए। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और एंटी टैंक मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के मैतुला में आग लग गई। इन हमलों के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के तबाते पर हमले किए। इजरायली वायुसेना और रॉकेट फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजराइल ने लेबनान के बिंत जबेल पर रॉकेट हमले किए। इससे बड़े इलाके में आग लग गई। लेबनान से अरब में महासंग्राम तय माना जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। Our war is not with the people of Gaza. Our war is not with the people of Lebanon. Our war is against Hamas, against Hezbollah and their backers, the Iranian regime. इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल के 1000 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी तैनात हैं। इजराइल लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी है कि इजराइल को रोकना मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी IRGC ने लेबनान में जो सुरंगें डिजाइन की हैं, उनके वीडियो जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। लेबनान में हसन नसरल्लाह ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम शोक सभा में हिस्सा लिया। इस शोक सभा के मंच से नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया।
जंग एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो चुकी है। इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इराक रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल पर हमले शुरू कर चुकी है। हूती की मिसाइलें लाल सागर से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक बरस रही हैं। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि हूती के पास ऐसा हथियार आ चुका है जिसको रोकने की ताकत अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में भी नहीं है। हूती की हादिम 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरी की है और इससे हूती ने इजरायली जहाज पर हमले भी किए हैं। और बात रूस यूक्रेन जंग की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। रूस के साथ जंग नहीं जीतेगा कीव, ये कहना है ट्रंप का। रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो एक बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। जंग में हारेगा यूक्रेन, ट्रंप ने भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, ट्रंप का क्या दावा है, आइए अब आपको यह बताने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है रूस, पहली बड़ी बात ट्रंप ने दावा कर दिया। दूसरी बड़ी बात, कीव रूस के साथ जंग नहीं जीतेगा, यूक्रेन के लिए बोला है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन ने हमें बुरी स्थिति में डाला है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब दावे की वजह क्या है ये भी समझिए। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, इसके अलावा पश्चिम से हथियार मिलने में देरी हो रही है। यूएस का ज्यादा फोकस इस वक्त इजराइल की तरफ है, वहां हथियार देने में फोकस है। पुतिन को नॉर्थ कोरिया से भी मदद मिल रही है, ये ट्रंप के दावे की बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। और रूसी सेना ने अचानक अपने आक्रमण की रणनीति भी बदल दी है। रूसी फौज ने ये फैसला तब किया जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया और इसी के साथ रूसी सेना 1500 किलो के बमों की बरसात कर रही है। युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर अटैक एमएस से तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब ओडैप प्रयोग कर रही है, यानी रूस ओडैप 1500 बमों से विध्वंस मचा रहा है। और इसी के साथ युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत ओडैप 1500 बमों से हमले करने शुरू कर दिए हैं। 1500 किलो वजनी ये बम जिस भी जगह पर गिर रहे हैं उस जगह को शमशान बना दे रहे हैं। खार्किव, लवीव और खेरसोन, यूक्रेन के ये वो 3 इलाके हैं जहां रूसी फौज ने 1500 किलो के ओडैप बम से ब्लास्ट किए। टारगेट पर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर थे। रूसी हमले की वजह से इन तीनों इलाकों में यूक्रेन के कई ड्रोन कंट्रोल सेंटर समाप्त हो गए। खेरसोन में रूसी सेना ने उस हेडक्वार्टर पर हमला किया जहां से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हमले में बिल्डिंग बर्बाद हो गई, 3 कारें भी जल गईं।
रूस ने खेरसोन में एक और फ्रंट पर हमला किया। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 5 लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी विस्फोट किया। डोनेस्क में रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई, कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। सिवरेस्क के पास रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। रूसी सेना की ताजा बमबारी में यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के बड़े भूभाग में अंधेरा छा गया है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। यूक्रेन को अमेरिकी मदद वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बनेगा। रूसी सेना अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार है। अगर अमेरिका नहीं रुका तो इसका परिणाम बहुत भयावह होंगे। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान इस बात की घोषणा कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब एटमी विनाश का रूप लेता जा रहा है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा हमले रूसी शहरों पर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। रूसी सेना को रूस के अंदर ही बड़ा जख्म मिल रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने ICEYE-SAR सैटेलाइट कंपनी की मदद से रूस के अंदर अपने टारगेट ढूंढ लिए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर उन टारगेट की है जो रूस के अंदर मौजूद है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन रूस में आए दिन बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को कंपनी ने कुल 4173 सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई हैं। इनमें रूस के 370 एयरबेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के 238 ठिकाने हैं, 153 ऑयल डिपो हैं, 147 हथियार गोदाम और रूस के 17 नेवल बेस हैं। यूक्रेनी फोर्स इस सैटेलाइट तस्वीर की मदद से अब तक इनमें से 38% टारगेट पर हमले कर चुकी है। यही वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी फोर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को तहस नहस कर दिया। रूस का स्पेस सेंटर किस तरह भस्म हो गया, इसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। यूक्रेनी फोर्स युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ज़पोरिजिया में रूस के 3 सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किया। खार्किव में यूक्रेन के इन्फेंट्री ने रूसी सेना पर धावा बोला, कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अब यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से लड़ाके बुला लिए हैं। ये लड़ाके यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने नए कमांडर के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जाहिर है यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की सेना की जो तैयारी है वो युद्ध की आग को और भड़काने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की बारूदी ड्रिल हुई है। भूमध्य सागर में रूसी सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। समंदर में ड्रिल के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई है। युद्धाभ्यास में मिसाइल क्रूजर भी शामिल किया गया।
एक अहम बात यह कि यूक्रेन विनाश के बाद पुतिन के टारगेट पर अब नेटो आ चुका है। पुतिन ने आर्कटिक से बाल्टिक सी तक जंगी तैयारी कर ली है। पुतिन ने जंगी बेड़े, सबमरीन, एटमी बॉम्बर और 5th जनरेशन फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है। तो क्या जल्द ही पुतिन नेटो के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर देंगे? बाल्टिक सी से बैरन सी तक, नीले समंदर से बर्फिस्तान तक, आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक, रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद है, बारूदी तबाही मचाना। दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना। दरअसल आर्कटिक रीजन से बाल्टिक तक महाबली रूस ने प्रचंड युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस पूरे रीजन में प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ सुरक्षा दीवार बनाएंगे बल्कि अपने विध्वंसक हथियारों से नेटो के 8 देशों में रूसी ध्वज फहराएंगे। क्योंकि पुतिन के आदेश के बाद रूसी डिफेंस ने आर्कटिक और बाल्टिक बॉर्डर पर RS-24 यार्स मिसाइल तैनात की है। इन क्षेत्रों में रूसी नौसेना के युद्धपोत और सबमरीन ने भी मोर्चा संभाला है। जहां बाल्टिक सी में रूसी युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं, तो वहीं आर्कटिक में तैनात सबमरीन RSM-56 बुलावा मिसाइल से लैस है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूसी डिफेंस ने इस तरह का चक्रव्यूह तैयार किया, जिससे यूक्रेन तो छोड़िए नेटो देशों तक की जान हलक में अटक गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंधने लगा है कि आखिर पुतिन चाहते क्या है। 2024 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही एटमी वॉर की शक्ल लेगा, या फिर जो हश्र यूक्रेन का हुआ उससे भी भयावह मंजर नेटो के चंद देशों का होगा? और आइए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण बमबारी हुई है। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA का दावा भी सामने आया है। रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह तबाह। और आइए आपको बताते हैं ये विस्फोट किस तरह का था। ज़पोरिज़िया में विस्फोट, परमाणु तबाही की क्या आहट नजर आ रही है। IAEA का दावा सामने आया है। न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण बमबारी हुई है, ये दावा किया गया एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। अब खतरा क्या है? न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो तबाही बहुत ज्यादा मचेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि IAEA की तरफ से दावा किया गया कि प्लांट के बाहरी हिस्से में भीषण आग लगी हुई है। तो अब खतरा क्या है कि यूक्रेन समेत यूरोप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है
अगर इस तरह से ये अटैक होता रहा। रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तबाह हुआ है और चेर्नोबिल हादसे से बड़ी तबाही हो सकती है। चेर्नोबिल हादसा जो कि इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था, उससे ज्यादा बड़ी तबाही। निगरानी स्टेशन से संपर्क भी कटा है, ये भी दावा IAEA की तरफ से किया जा रहा है और ये खतरा सबसे ज्यादा है। तो रूस की तबाही का ख्वाब देखने वाले अमेरिका ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। अब अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन भेजकर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने पलटवार का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। पुतिन अपने जिगरी दोस्त किम जोंग के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन की जमीन पर सैनिक भेजेगा जो रूस पर हमला करेंगे। पेंटागन के इस ऐलान को एक दिन हो गया, लेकिन इस खबर में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। अमेरिका की सेना को रोकने के लिए पुतिन उस योद्धा को सामने ला रहे हैं जिसके नाम से पेंटागन में दहशत फैल जाती है। नाम तो सुना ही होगा, किम जोंग उन। रूस इस तैयारी में है कि यूक्रेन में किम की फौज उतारी जाए और उसे हाईटेक हथियारों से लैस किया जाए, जिसके बाद वो नेटो सैनिकों को चुन चुन कर मारे। यानी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देंगे किम के किलर सैनिक, जिन्हें रूस टैक्टिकल वेपन भी दे सकता है। यानी रूस दुनिया के सामने दिखाएगा कि उसने टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ये काम नॉर्थ कोरिया करेगा, जो पहले ही अमेरिका को एटमी धमकी दे चुका है। साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। सैनिकों को मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट के नाम से डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के युद्ध में हिस्सा लेने पर उसका सफाया करने का भी प्लान तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया के विध्वंसक कदम पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमारी नजर नॉर्थ कोरिया पर है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है कि नॉर्थ कोरिया अपनी इंजीनियरिंग यूनिट को डोनेस्क भेज रहा है। हमारी निगाहें ऐसे हर कदम पर है। हमें इंतजार है वो हमारी तोपों का चारा बनेंगे। इसके जवाब में रूस की तैयारी काफी बड़ी है, क्योंकि जब से नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हैं, तब से पुतिन ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस भी कई देशों के सैनिक और हथियार यूक्रेन में उतारने जा रहा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, सीरिया और चीन। इसके अलावा वैगनर और चेचेन लड़ाके पहले से ही युद्ध में उतरे हुए हैं, जो अभी साउथ ईस्ट यूक्रेन में सक्रिय हैं। जबकि इसके जवाब में नेटो ने रूस में सबोटैज अटैक शुरू किए हैं, जो ठीक उसी तरह है जैसे नेटो के कई सदस्य देशों में अग्निकांड हुए हैं। ये इसी तरह के हमले का वीडियो है, जिसमें वोरकोता नोवरोसिस्क रूट पर जा रही एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 9 डिब्बे पलट गए, 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लगा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारी बारिश के बाद दिल्ली में एयरपोर्ट पर हुए बड़े हादसे की। ये टर्मिनल 1 डिपार्चर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है और यहां पर अभी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश की वजह से बिजली कड़कने की वजह से जो ये हवा आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे हैं। बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs.
जी हाँ, ये हादसा बहुत ज्यादा खौफनाक था। आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक हिस्सा गिर गया और छत गिर गई, कारें दब गई। हालात ये थे कि एयरपोर्ट पर बना शेड झरना बन गया, वहीं एयरपोर्ट की रेलिंग भी टूट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। क्या टर्मिनल 1 के इस हिस्से को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? क्या देश की छवि खराब करने के पीछे भ्रष्टाचारी जिम्मेदार हैं? और इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बारिश के पानी से इतना बड़ा हादसा होना कई लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर उड्डयन मंत्री का बयान सामने आया। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। देश के सभी एयरपोर्ट्स की जांच कराई जाएगी। कोशिश ये करेंगे कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। 2009 में बनी बिल्डिंग गिरी और ये नायडू की तरफ से ये कहा गया, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नज़ारा दिखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके कराया और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में जो इनॉग्रेशन हुआ। और आइए एयरपोर्ट हादसे की 10 बड़ी बातें अब तक की आपको बताते हैं क्या कुछ सामने आ चुकी है। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा है, आपको पहली बड़ी बात बताते हैं। दूसरी बड़ी बात, छत की शीट और जो सपोर्ट बीम लगी रहती है वो भी गिर गई। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, सुबह करीब 5 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। चौथी बड़ी बात, पिकअप और ड्रॉप के लिए वहां पर गाड़ियां खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके ऊपर आकर पिलर गिरा। और टर्मिनल 1 से जाने वाली जो उड़ानें हैं 2 बजे तक रद्द की गई। उसके बाद फिर आगे बहाली पर विचार किया जा रहा है। टर्मिनल 1 पर आने वाली उड़ानें अभी चालू हैं, जो ये जानकारी मिल रही है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से उड़ानें पूरी तरह से चालू हैं, वहां कुछ प्रभावित नहीं हुआ है। चेक इन काउंटर्स को बंद किया गया, एहतियातन ये कदम उठाया गया। और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू एक्शन में आ चुके हैं, उनकी बात भी आपने सुनी है। हादसे की जांच के लिए टीम बना दी गई है और ये टीम जांच भी शुरू कर चुकी है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका ऐलान किया है। घायलों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो एक साथ 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई इससे पहले कि किस तरह का यह हादसा था। अब हम आपको 2 तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं। जब राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर हादसे वाली जगह का दौरा किया है और अस्पताल जाकर फिर घायलों से मुलाकात भी की है। ये देखिए 2 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जब घटनास्थल पर मौके घटना पर पहुंचे राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री, और उनकी तरफ से जायजा लिया गया कि हादसा क्यों हुआ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं घायलों का जो उपचार जिस अस्पताल में हो रहा है वहां जाकर उन्होंने तबीयत भी पूछी है। आपको सुनाते हैं हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का तब का बयान जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। Express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also, and along with that 4 people have also been injured, so we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. Right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था।
तो मंत्री को आपने सुना कि लापरवाही करने वालों पर एक्शन होगा, ये बात उन्होंने कही। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का हिस्सा गिरने पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। टर्मिनल 1 को बनाते वक्त बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे, दुनिया के सबसे शानदार और आलीशान के साथ साथ बिगर, बेटर, स्मार्टर का दावा जरूर किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में सारे दावे धुल गए। टर्मिनल का एक हिस्सा ढह गया, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर जुदा है। एक तरफ तो दावा किया गया कि बहुत अच्छा टर्मिनल बना, लेकिन उसके बाद एक ही बारिश में ये झरना बनता हुआ दिखाई दिया। अब दावा था कि वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनेगा, लेकिन आज क्या हुआ? टर्मिनल 1 का खंभा उखड़ गया, छत गिर गई। तो ये हादसा बड़ा था और आपको बता रहे हैं कई दावे किए गए थे, लेकिन ये जब हादसा हुआ तो इतना खौफनाक मंजर था कि पूरा जो आप देख रहे हैं छत वो पूरी नीचे आ चुकी है। जो गाड़ियां पिक एंड ड्रॉप के लिए खड़ी रहती थी एयरपोर्ट पर, उन गाड़ियों पर ये छत का हिस्सा गिरा है। और हादसे पर पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का बयान भी सामने आया है। हादसे पर हो रही राजनीति ठीक नहीं है, ये प्रफुल्ल पटेल का कहना है। 15 साल पहले ये टर्मिनल बना था, टर्मिनल 1। हादसे की पूरी जांच होनी चाहिए, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कहा गया। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इसमें राजनीति जो हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो, जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना? अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है? और प्रफुल्ल पटेल को आपने सुना। हादसे के वक्त वहां पर चश्मदीद भी मौजूद थे, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ टर्मिनल 1 के डिपार्चर पर हुए हादसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ चश्मदीद मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, कितने बजे की बात है और आप कहाँ खड़े थे? ये 5:30 बजे की बात है। मैं डिपार्चर के नीचे अराइवल पे ही खड़ा हुआ था। ऐसे लगा जैसे बिजली कड़की थी। उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे बादल फटा, तो आवाज़ बहुत तेज आई थी। उसमें ये हादसा हुआ है। 8-10 टैक्सी ड्राइवर हैं, जिसमें से एक ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। आप क्या काम करते हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। आप बाहर ही खड़े थे जब? जी जी। बारिश हो रही थी तो क्या छत टपक रही थी? नहीं, छत नहीं टपक रही थी। बाकी तो एयरपोर्ट की तरफ से सब कुछ मजबूत था, लेकिन ये हादसा होना था तो हो गया। अच्छा, क्या देखा था सर आपने? वही है, बारिश की वजह से बिजली कड़कने की वजह से जो ये हादसा हुआ, आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे हैं। बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी। और पैसेंजर जो आते हैं यहाँ पे अपनी फ्लाइट लेने के लिए, वो गाड़ियों से उतर रहे थे। कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो उतारने के लिए पैसेंजर को, वो गाड़ियाँ छत के नीचे दब गई। कुछ हादसे हुए, कुछ इंजर्ड हुए, 1-2 डेड भी हुए। और इस हादसे के बाद एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, एयरलाइन कंपनियों को डीजीसीए का निर्देश भी आया है। यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक फ्लाइट नहीं तो पूरा पैसा वापस दें यात्रियों को, ये कहा गया डीजीसीए की तरफ से। और आपको बता दें, एयरपोर्ट पर यह भयानक हादसा हुआ, उसके बाद TV9 आपके सामने कुछ सवाल उठा रहा है। क्या जल्दबाजी में टर्मिनल 1 का उद्घाटन हुआ? ये पहला बड़ा सवाल है, सबसे जायज और बड़ा सवाल। क्या इसका उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया? क्या टर्मिनल 1 बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? क्या छत बनाने में मानकों का पालन नहीं किया गया? क्या टर्मिनल 1 के निर्माण में सरकारी भ्रष्टाचार हुआ है? यात्रियों की जान को खतरे में डालने का कौन जिम्मेदार है? एक व्यक्ति की मौत, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये बड़े सवाल हैं जो सामने इस हादसे के बाद सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि नेता प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जमकर सियासत भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया है। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला सामने आया है। मार्च में प्रधानमंत्री ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, आज उसकी छत गिर गई, एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। इसके अलावा उन्होंने जिक्र ये भी किया है कि जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसकी भी छत गिर गई। अयोध्या के निर्माण कार्यों के खस्ताहाल पर भी देश दुखी है। तो 3 घटनाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। और एयरपोर्ट हादसा, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको और डिटेल में बताते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री जी ने मार्च में टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, आज उसकी छत ढह गई, एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई।
दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा, 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ताहाल से पूरा देश इस वक्त परेशान है। ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है। क्या प्रधानमंत्री घटिया निर्माण भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? सीधा सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात नीट पेपर लीक मामले की कर लेते हैं। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में चल रहा था फर्जी काउंसलिंग सेंटर। कथित नीट काउंसलिंग सेंटर का मालिक जो है वो फरार बताया जा रहा है। मालिक ने अपना झूठा नाम आदित्य देशमुख बताया। स्टाफ से भी असली नाम छिपाने को कहा था। महाराष्ट्र में नीट मामले को लेकर जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नीट के स्टूडेंट को काउंसलिंग की जाती थी, लेकिन इस काउंसलिंग सेंटर को चलाने वाले कथित आदित्य देशमुख नाम का शख्स जो है वो फरार है। और इस काउंसलिंग सेंटर में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान है। आपको तमाम कर्मचारियों की पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये लगभग 50 से 60 लोगों की पूरी टीम है जो इस काउंसलिंग सेंटर में काम करते थे। और जब ये सुबह दफ्तर पहुंचे हैं यहाँ पर शुक्रवार को, तो यहाँ पर उनके मालिक मौजूद नहीं थे। इन लोगों को गुरुवार को ये कहा गया था कि दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया जाएगा, आप लोग ऑफिस मत आइएगा, यानी कि गुरुवार को ये कहकर घर भेज दिया गया। और उसके बाद शुक्रवार को जब पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ की जो मैनेजर हैं जो इस काउंसलिंग सेंटर को लीड कर रही थी, उनसे बात करते हैं। बीना जी, क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मामला क्या है पूरा? ये हम यहाँ पे मई 22 तारीख को यहाँ पे ये ऑफिस खुला गया। मैं यहाँ पे 30 तारीख को इंटरव्यू देने आई थी और मुझे बताया गया था कि मुझे मैनेजर बनना है यहाँ पे और टेलीकॉलिंग के लिए ट्रेनिंग देना है। तो सर ने बताया कि आपको मैनेजर करके अपॉइंट कर रहे हैं। और नहीं, आप लोगों को ये बताइए कि ये यहाँ पर आने के लिए क्या कहकर मना किया गया? यहाँ पे रेनोवेशन करने जा रहे हैं करके हमें मना किया और बोले 2 दिन आपको आना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है। किस चीज़ की काउंसलिंग करते थे आप लोग? हम लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा काउंसलिंग जुलाई 6 तारीख को शुरू होने वाला है। नीट के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है? नीट के बच्चे जो पास होते हैं उनको काउंसलिंग देने की बात हो रही थी। जो मालिक थे उनका नाम क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने उनका नाम आदित्य देशमुख करके बताया था और उनका फोटो ये है। तो आपको अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने हमसे बताया गया कि हमें भी सूडो नाम देना है और हमारा ईमेल आईडी बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों को भी अपना असली नाम नहीं बताना, ऐसा बताया गया? बताना है करके बताया था। क्यों ऐसा? पता नहीं सर, हम लोग पहले बार यहाँ पे ऐसे इस ऑफिस में आके काम करने लगे, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारा सूडो नाम क्यों। उन्होंने बोला कि आपका आइडेंटिटी देना है नहीं। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, हमें ऐसे लगा तो है नहीं कि, क्योंकि ये एक टेलीकॉलिंग सेंटर है और उनको हमारा आइडेंटिटी नहीं देना है करके उनको लगा था। इसके लिए हमें सेव करने के लिए वो बोले कि आपका असली नाम नहीं देना है। लगा तो था, लेकिन हमें हमारे बॉस के ऊपर विश्वास था कि हम 1 महीने से उनके साथ काम कर रहे हैं। उनको इतना नॉलेज था नीट के बारे में, इतना नॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और जहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो खुद बोले कि वो सभी कॉलेजेस में जा चुके हैं और उनको सब डिटेल्स पता है करके। लेकिन नीट का जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हमारा काम ठप है। इसके लिए शायद हमें लगा कि इसके लिए वो डिले कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जो ओनर थे, जो जिनका नाम उन्होंने अपना आदित्य देशमुख बताया था, वो किसी मिडलमैन या एजेंट का काम करते रहे होंगे, क्योंकि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई हैंडओवर कर रही, तब उनको डर सता रहा है? नहीं सर, हम लोगों को तो कभी ऐसा बताया नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ यही बोला कि उनका नाम आदित्य देशमुख है। तो राजीव सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इस मामले में कुछ और डिटेल में जानकारियां ये मिल रही हैं कि काउंसलिंग सेंटर का जो कथित मालिक है वो आदित्य देशमुख फरार बताया जा रहा है। रातों रात कैसे फरार होगा, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर। TV9 की टीम ने काउंसलिंग सेंटर पर पड़ताल की। आपने राजीव को देखा होगा जो वहां पर स्टाफ मेंबर्स से उनसे बात कर रहे थे। सेंटर से ऑफिस के सारे लैपटॉप, कंप्यूटर अचानक गायब हो गए थे। मालिक ने अपना गलत नाम भी बताया था इन स्टाफ मेंबर्स को।
स्टाफ के आईडी कार्ड भी गलत नाम से बनवाए गए थे। बड़ा खुलासा हुआ है, स्टाफ को असली नाम छिपाने को कहा गया था, ये भी बात सामने आई है। सेंटर पर करीब 60 लोगों की टीम इस वक्त काम कर रही थी, लेकिन अचानक से मालिक गायब हो जाता है। लातूर नीट पेपर लीक से इनके जो तार हैं वो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। सेंटर मालिक पेपर लीक में बिचौलिया हो सकता है, ये एक तरह से बड़ा इल्ज़ाम है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा संगीन बात है कि इसके तार महाराष्ट्र से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस सेंटर पर राजीव पहुंचे थे वहां से बड़े खुलासे हुए हैं। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लीपापोती की कोई गुंजाइश है ही नहीं इस मामले में। छात्रों में अफवाह न फैलाएं, विपक्ष भ्रमित न करे, सरकार पक्ष रखेगी अपना। जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है, तो लीपापोती किस चीज़ की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है, हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीति कर रहा है, नीट को लेकर राजनीति कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूं। देश की विद्यार्थियों की हित में उनके मन में द्वंद्व ना बढ़ाया जाए, कोई झूठ, अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे, सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में बारिश से हुए हादसे की। दिल्ली के वसंत विहार में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मकान गिर गया, 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मलबे से मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। फायर डिपार्टमेंट की 5 यूनिट मौके पर मौजूद है। और जो मजदूर यहां पर फंसे हैं उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मेरे गांव का जो लड़का है ना सुबोध, वो गिर गया रात में। अचानक से फोन आया तो मैं इसलिए आ गया। काम कर रहे थे, क्या चल रहा था? काम करने के लिए आया था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अररिया जिला बिहार से। परिवार का तो पता नहीं, जो ये मेरे गाँव का लड़का है ना उसका यहाँ पे कोई नहीं परिवार का है। और इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।